नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के और 101% सफलता प्राप्त कराने के लिए। तो आप सभी यहां पर आकलन परीक्षा में 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हम बता देते हैं कि जैक की तरफ से यह स्पष्ट घोषणा कर दिया गया है कि आपकी एग्जाम मई में होगी और आपका जो एग्जाम होगा वह पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नों पर होगा। और आप लोग यहाँ पर बहुत से ऐसे नोट्स को परचेज किए हैं जो आपको एक्सरसाइज वाइज पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न का नोट्स नहीं है। तो यदि आप 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और कम पढ़ करके अधिक सफलता लेना चाहते हैं तो वो आपका टेक्स्ट बुक है। यदि आप टेक्स्ट बुक पढ़ लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ पाते हैं तो हमारे चैनल पर ओनली फॉर टेक्स्ट बुक पर आधारित जैक मॉडल पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्नों का नोट्स यहाँ पर बनाया गया है जो कि आपको जैक मॉडल पर आधारित होगा और आपके टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज वाइज नोट्स एनसीईआरटी पीडीएफ आपको मिलेगा। और यहाँ पर साथ में तैयारी भी कर सकते हैं आप। तो अभी आपको मेगा ऑफर दिया जा रहा है, 501 रुपये वाले कोर्स से सिर्फ और सिर्फ 351 रुपये में परचेज आप कर सकते हैं और यहाँ पर मई जून जब तक परीक्षा होती है तब तक आप पढ़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि केवल हम यहाँ पर नोट्स को ही परचेज करें तो आप नोट्स ले सकते हैं। प्रत्येक विषय का नोट्स आपको 29 रुपये में होली के शुभ अवसर तक दिया जा रहा है। तो आप 29 रुपये में लेकर के किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स और पीडीएफ पढ़ सकते हैं। और पूरी क्लासेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 350 रुपये में पूरी क्लासेज को आप ज्वाइन करके मई तक के लिए पढ़ सकते हैं। और यह केवल जो है आपको जैक मॉडल पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न है जिसमें किसी भी प्रकार का आपको कुछ भी नहीं दिया गया है, एक्स्ट्रा केवल पाठ्यक्रम पर। तो आप सभी अवश्य देख लें। वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? 24, 25, 26 या 27। देखिए आपको हम बता देते हैं, आपके दिमाग में एक बात चल रहा होगा कि हाई कोर्ट जो है वो देखिए बहुत सारे जीके में आपको दिया हुआ है कि 24 गो है। कितना है? 24 गो। लेकिन अगर वर्तमान में पूछा जाता है तो ये 24 नहीं, ये 25 हो गया है। ठीक है, ये 25 हो गया है। कौन सा हो गया है? तो देखिए यहाँ पर तेलंगाना हाई कोर्ट, आपको हम नोट्स बना दिए हैं क्योंकि आप हमसे नोट्स परचेज करते हैं तो आपके लिए देखिए हमने नोट्स बना दिया है। 25वां हाई कोर्ट तेलंगाना हाई कोर्ट है जिसकी स्थापना 31 मार्च 2019 को किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर स्थापना किया गया। ठीक है, यानी 31 मार्च को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है और उसी के अवसर पर जो है 25वां हाई कोर्ट जो है तेलंगाना हाई कोर्ट बना है। यानी 24 आप याद नहीं रखेंगे क्योंकि अभी तक उच्च न्यायालय की संख्या 24 थी लेकिन 2019 में इसको कितना कर दिया है? 25। तो आप यदि अपडेट नहीं है तो अपडेट इसको कर लीजिएगा। ठीक है, भारत देश का सबसे पुराना न्यायालय कौन है? भारत देश का सबसे पुराना न्यायालय कौन है? कलकत्ता हाई कोर्ट, चेन्नई हाई कोर्ट, बेंगलोर हाई कोर्ट या कोई नहीं। ठीक है, तो भारत देश का जो सबसे पुराना यानी सबसे प्रथम बार जो न्यायालय बना था वो कहाँ बना था? तो देखिए आपका पहला बार जो बना था वो कलकत्ता हाई कोर्ट था और यह जो है आपका एमपी में पूछा गया है, एमपी टेट में और यहाँ पर उड़ीसा में पूछा गया है। ठीक है, तो ये बहुत बार प्रश्न ये भी आ रहा है आपका। तो सभी प्रश्न देखिए आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर ही आ रहे हैं तो आप पढ़ने के बाद टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे नोट्स को परचेज कर लीजिएगा जिससे कि आपको यहाँ पर सारे एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1862 ईस्वी में स्थापित कोलकाता हाई कोर्ट देश का सबसे पुराना न्यायालय है। अगला, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का शपथ कौन दिलाता है? जो उच्च न्यायालय होते हैं उसके न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या कोई नहीं? तो जो यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ जो है राज्यपाल की तरफ से दिलाया जाता है। अगला है, झारखंड का उच्च न्यायालय देश का कौन सा उच्च न्यायालय है? झारखंड का उच्च न्यायालय जो है देश का कौन सा उच्च न्यायालय? देखिए झारखंड का उच्च न्यायालय जो है 20वां है, 21वां है, 22वां है या 24वां है। तो देखिए झारखंड जो है अलग हुआ, जब अलग हुआ तो उस समय उसके पहले जो है 23 गो उच्च न्यायालय थे। यानी जब झारखंड का गठन हुआ तो यहाँ भी उच्च न्यायालय बना तो कितना हुआ? तो 24वां उच्च न्यायालय है। ये कौन सा उच्च न्यायालय है? 24वां उच्च न्यायालय है। झारखंड उच्च न्यायालय कौन सा है स्थान पर? 24वां। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न अभी तक जो है झारखंड के अंतर्गत आपका 5 बार पूछ दिया गया है जेएसएससी में। तो झारखंड का कौन सा है? 24वां स्थान है उच्च न्यायालय में ना। देखिए, उच्च न्यायालय का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? उच्च न्यायालय का गठन जो है संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? 211, 213, 214 या 216? तो उच्च न्यायालय का गठन जो है संविधान के अनुच्छेद 214 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 21 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000,
14 नवंबर 2000 या कोई नहीं, ठीक है। तो झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो किया गया है, देखिए आपको 15 नवंबर 2000, यानी झारखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर ही यहाँ पर झारखंड उच्च न्यायालय का गठन हो गया। झारखंड उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ। एकदम याद रखिएगा, ये भी प्रश्न जो है झारखंड के अंतर्गत आपको बता देते हैं। अभी तक 10 बार पूछा जा चुका है झारखंड के एग्जाम में केवल ना। या जिसके द्वारा सभी प्राणी अपने ही जैसे जीवों की उत्पत्ति करते हैं, क्या कहलाता है? जैसे मानव है, वो अपने ही जैसे मानव की उत्पत्ति करता है। अगर गाय है और बैल है तो वो अपने ही समान क्या करते हैं? बछड़े की उत्पत्ति करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अपने ही समान जीवों की उत्पत्ति करने वाले कीड़े हैं तो कीड़े के समान, मेढक है तो मेढक के समान, गाय है तो गाय के समान, भैंस है तो भैंस के समान, यानी अपने ही समान जो जीवों की उत्पत्ति करते हैं वह किस प्रक्रिया के तहत करते हैं? तो जनन, श्वास, कायिक या कोई नहीं, ठीक है। तो वह प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? जनन, प्रजनन कहते हैं, जिसके तहत जो होते हैं यहाँ पर अपने ही समान जीवों की समान उत्पत्ति की जाती है, तो वह प्रक्रम जनन होता है, ठीक है। अगला है जनन की वह प्रक्रिया जिसमें बिना बीजों के ही नए पौधे को उत्पन्न कर सकते हैं, वह क्या कहलाता है? लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, कायिक जनन या कोई नहीं, ठीक है। देखिए जनन की वह प्रक्रिया जिसमें बिना बीजों के ही नए पौधे उत्पन्न हो जाते हैं ना, तो उसको हम लोग कहते हैं, देखिए अलैंगिक जनन। क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन, यानी इसमें किसी प्रकार के बीज की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे अगर हमको किसी तरह का पेड़ है, जैसे आम का पेड़ है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि बिना बीज के ही अगर हम उसको करते हैं तो वो अलैंगिक हो गया, लेकिन बीज का होगा तो उसको लैंगिक जनन हम कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर नेनुआ की बात करें तो नेनुआ को यदि हमने बीज से यहाँ पर निकाला है, सेम को बीज से निकाला है, तो ये बीज से जो निकल रहा है तो उसमें क्या हो रहा है? जनन हो रहा है किसी तरह का पृथ्वी के साथ, ठीक है। तो जिसके साथ जनन हो रहा है वो लैंगिक जनन है, और जिसके साथ जनन का काम नहीं हो रहा वो अलैंगिक जनन है, ठीक है। तो यहाँ पर जनन की वह प्रक्रिया जिसमें बिना बीज के ही, बीज के यानी क्या हुआ? इसका मतलब आप कलम को रोपते हैं, कलम से होता है, तो जो कलम से जितने चीज़ों आप करते हैं उसको हम लोग अलैंगिक जनन के अंतर्गत लाते हैं, ठीक है, कलम से। जैसे अगर गुलाब है तो गुलाब का यदि बीज से लिए तो हो गया लैंगिक जनन, लेकिन गुलाब का हमने यहाँ पर कंसी काट करके यहाँ से कलम करके यदि लगाया है तो वो अलैंगिक जनन का उदाहरण है, ठीक है। तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें बिना बीजों को ही नए पौधे का उत्पन्न कर सकते हैं वो अलैंगिक जनन कहलाते हैं। अगला है जनन की वह प्रक्रिया जिसमें बीज से पौधे तैयार किए जाते हैं, उन्हें कहते हैं, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, यदि एक आम का वृक्ष आपने लगाया, अगर वह कलम किया हुआ आम था, कलमी आम था, तो ये क्या हुआ? इसमें जनन नहीं हुआ, बिना जनन के ही ये पौधा तैयार हुआ, इसलिए ये जो हुआ अलैंगिक जनन। लेकिन यदि आम आपने खाया और आम का बीज यहाँ पर डाला, गुठली जिसको हम लोग कहते हैं, और इससे यहाँ पर अगर पेड़ निकल के बना तो ये यहाँ पर लैंगिक जनन होगा। कौन सा जनन होगा? लैंगिक जनन, ठीक है। तो जिसमें बीज से पौधे तैयार होते हैं वो लैंगिक जनन कहलाते हैं, और जिसमें बिना बीज के ही तैयार होते हैं तो वो अलैंगिक जनन कहलाते हैं। तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें बीज से पौधे तैयार किए जाते हैं उसको हम लोग लैंगिक जनन के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। लैंगिक जनन उसको हम लोग कहेंगे। यहाँ पर देखिएगा आलू ना, आलू, गुलाब, गन्ना, चमेली, मेहंदी में किस प्रकार के जनन से पौधे उगते हैं? देखिए आलू का हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर आलू को हम लोग, गुलाब को, गन्ना को, ये सभी का क्या करते हैं? गुलाब के देखेंगे तो डंठल को करते हैं, गन्ना के भी डंठल को कर देते हैं, चमेली को भी डंठल से लगाते हैं, मेहंदी को भी डंठल से लगाते हैं। तो इसमें बीज की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो ये कौन सी जनन है? किस प्रकार पौधे उगाते हैं? लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, कायिक जनन या कोई नहीं? तो देखिए यहाँ पर जो होता है वो आपका अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। क्या होता है? अलैंगिक जनन, क्योंकि इसमें बिना बीज के ही पौधे तैयार होते हैं, ठीक है। बिना बीज के ही पौधे तैयार होते हैं तो उसको हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा प्याज, लहसुन, कुमुदनी, हल्दी, अदरक आदि में किस प्रकार का तना पाया जाता है? तना ना, किस प्रकार का तना पाया जाता है? भूमिगत तना, भूवाह्य तना, भूपरत तना या कोई नहीं, ठीक है। तो जो आलू, प्याज, लहसुन, कुमुदनी, हल्की, अदरक आदि में जो तना पाया जाता है वो किस प्रकार का होता है, ठीक है। तो वो जो होता है आपका, देखिए ये तना जो होता है ये भूमिगत तना होता है, भूमि के गत पर होता है ये उगा हुआ, तो इसको भूमिगत तना हम लोग कह लेते हैं, ठीक है।
पथरी हो जाने पर कौन सा पौधा का पत्ता पीसकर पिलाया जाता है? आपको बताना है कि जैसे किसी को बीमारी सुनते हैं पथरी, तो पथरी हो जाने पर एक पौधा पीसकर उसका पत्ता पीसकर पिलाया जाता है। वो कौन होता है? ब्रायोफाइलम, जिसको पत्थर चट्टा कहते हैं, पुदीना, हल्दी या मूली। कौन सा पथरी हो जाने पर कौन सा पौधा पीसकर पिलाया जाता है ना? तो ये इसका राइट आंसर है ब्रायोफाइलम या पत्थर चट्टा का पौधा ऐसा होता है जिसको पथरी होने पर यदि यूज किया जाए तो पथरी गल जाती है या पथरी का लेवल कम हो जाता है और सामान्य हो जाता है। तो ब्रायोफाइलम या पत्थर चट्टा उसको कहा जाता है। ईस्ट किस प्रकार का जीव है? ईस्ट जो होता है किस प्रकार का जीव है? एकल कोशिका जीव है, बहुकोशिका जीव है, द्विकोशिका जीव है या कोई नहीं। ठीक है, तो ईस्ट जो होता है वो एकल कोशिकाएं की बनी हुई होती है। एकल कोशिका होती है ईस्ट, वो एकल कोशिका होती है। ठीक है, ईस्ट में जनन किस विधि द्वारा होता है? तो सभी में जनन की विधि अलग अलग होती है, अलग अलग प्रकार से सभी जनन करते हैं, लेकिन ईस्ट में जो जनन होता है किस विधि से होता है? और ये 1001 बार प्रश्न अब तक पूछा गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, मुकुलन विधि, कायिक विधि, प्रकाश संश्लेषण विधि या कोई नहीं। ठीक है, तो ईस्ट में जनन किस विधि से होता है? तो ईस्ट में जनन होता है, देखिए, मुकुलन विधि से। किस विधि से होता है? मुकुलन विधि से ईस्ट में जनन होता है। नर जनन अंग को क्या कहा जाता है? जो नर जनन अंग होते हैं वो पेड़ पौधे में भी होते हैं, पुष्प में भी होते हैं और मानव में भी होते हैं। ठीक है, तो नर जनन अंग के भाग को क्या कहा जाता है? पुंकेसर, स्त्री केसर, परागकण या कोई नहीं। ठीक है, तो नर के जनन भाग को हम लोग जो यहाँ पर फूल के रूप में देखेंगे उसको हम लोग पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंकेसर, यानी नर के जनन अंग को पुंकेसर कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा यहाँ पर, पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहा जाता है? पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहा जाता है? पुंकेसर, स्त्री केसर, पुमंग या कोई नहीं। ठीक है, तो पुष्प के जो मादा जनन अंग, मादा या यहाँ पर कर लीजिए स्त्री ना, मादा या स्त्री, तो स्त्री जनन अंग को हम लोग क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्री केसर। याद रखिएगा, स्त्री के जनन भाग को स्त्री केसर और पुरुष के जनन भाग को पुंकेसर। ठीक है, याद हो जाएगा ना कि नहीं होगा? देखिए, स्त्री के जनन अंग को, तो स्त्री है तो इससे स्त्री से बन जाएगा आपका स्त्री केसर। क्या बन जाएगा? स्त्री केसर। ठीक है, और पुष्प के पुरुष जनन भाग को, पुरुष के जनन भाग को, पुरुष जनन भाग को, तो पु और इसी पु से हो जाएगा, देखिए, पुंकेसर। इसी पु से हो जाएगा पुंकेसर। तो पुरुष का पुंकेसर और स्त्री का स्त्री केसर कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, मादा युग्मक से नर युग्मक के संयोजन की विधि को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि अंडों का निषेचन होता है, निषेचन जिसको कहते हैं। तो मादा युग्मक से नर युग्मक जो मिलेंगे उसके संयोजन की विधि को क्या कहेंगे? निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन को कहा जाता है, यहाँ पर मिलने को निषेचन। नर तो जलीय जीव मछली अपशिष्ट पदार्थ के रूप में क्या उत्सर्जित करते हैं? जलीय जीव मछली है तो सभी जीव जंतु अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं ना। तो यहाँ पर जलीय जीव जंतु मछली जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में क्या उत्सर्जित करते हैं? अमोनिया, अर्धथ्रोस, यूरिया या कोई नहीं। तो यहाँ पर जलीय जीव जंतु मछली जो होते हैं वो अमोनिया करते हैं। क्या करते हैं? अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं अपशिष्ट पदार्थ के रूप में। मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ है, मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ कौन है? अमोनिया, अर्धठोस, यूरिया या कोई नहीं। ठीक है, तो मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ जो होता है हम लोग करते हैं वो होता है, देखिए, यूरिया। ठीक है, यानी हम लोग जो यहाँ पर यूरिन करते हैं उसमें ज्यादा करके आपको यूरिया का मात्रा होता है, तो ये यूरिया हम लोग जो है अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकालते हैं। अगला है, अमीबा और पैरामेशियम के बारे में क्या सही है? अमीबा और पैरामेशियम हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है, एक कोशिकीय छोटा जीव होते हैं, या अपने अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से विसरण विधि द्वारा बाहर निकालते हैं, या सभी। तो देखिए, ये अमीबा और पैरामेशियम के बारे में ये सभी सही है, तो इसमें से आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा क्योंकि ये बार बार आते रहते हैं आपको। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, सजीवों द्वारा कोशिकाओं में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने के लिए सजीवों के द्वारा क्या होता है? तो इसका राइट आंसर उत्सर्जन हो जाएगा। मानव उत्सर्जन तंत्र में शामिल होता है, मानव जो उत्सर्जन करता है उस तंत्र में क्या क्या चीज शामिल होता है? 2 गो मूत्रवाहिनी होता है,
एक मूत्राशय होता है, एक जोड़ा सेम के आकार का विरिकक होता है, या सभी। तब बिल्कुल सही इसका राइट आंसर सभी होगा। मानव में उत्सर्जन तंत्र के रूप में, यानी अपशिष्ट या बेकार या व्यर्थ पदार्थ को निकालने के लिए क्या क्या होती है, दो मूत्रवाहिनी होती है, एक मूत्राशय होता है, एक जोड़ा सेम के आकार का किडनी होता है। ठीक है, ये सभी सही है। अगला है मूत्र में होता है, जो हमारा मूत्र होता है उसमें क्या चीज होता है, 95% जल होता है, 2.5% यूरिया होता है, 2.5% अपशिष्ट पदार्थ होता है, या सभी होता है। तो आपको हम बता दें, जो हमारा मूत्र है उसमें जल भी होता है, यूरिया भी होता है, अपशिष्ट पदार्थ भी होता है, सभी होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। रक्त के छानने की विधि को क्या कहते हैं, रक्त के छानने की विधि को क्या कहते हैं, अपोहन, यूरिया, उत्सर्जन, या कोई नहीं। ठीक है, तो रक्त के छानने की विधि को कहते हैं अपोहन, या इसी को कहते हैं हम लोग डायलिसिस। क्या कहते हैं, इसी को डायलिसिस भी कहते हैं। पादप रेशा का उदाहरण है, पादप रेशा का उदाहरण है पादप, कपास, पटसन, जूट, या सभी। तो ये देखिए, कपास भी पादप पौधे से प्राप्त किया जाता है। एक पौधा है कपास का पौधा, जिसको आप देखे होंगे, ये पौधे से प्राप्त होता है। पटसन, जिसको जूट कहेंगे, ये भी पौधा से प्राप्त होता है, और जूट ये भी पौधा से, यानी सभी, ये सभी पौधे से प्राप्त होने वाले रेशे। जो धागे हैं, कपास हैं, पटसन है, जूट हैं, ये सभी किससे प्राप्त होने वाले हैं, तो ये सभी पादप, पादप मतलब पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले। तो कभी आपसे पूछ देगा कि इसमें कौन पादप रेशा का उदाहरण, तो दिमाग में रखिएगा कि पेड़ पौधा से कौन कौन रेशा होता है। और आप जिस क्षेत्र में है, आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि पादप रेशा कौन कौन होता है, पेड़ पौधा से कौन कौन चीज मिलता है, क्योंकि सब कोई देहात सेक्टर से बिलोंग करते हैं, है ना। तो सभी शिक्षक बंधु इसको अच्छा से बता सकते हैं, लेकिन एकदम कंफर्म हो जाइए कि कैसे कैसे इसको बोलना है, क्योंकि सभी प्रश्न इसमें जो है आए हुए हैं। ठीक है, अब देखिएगा, जो रेशा जंतु से प्राप्त होते हैं उन्हें कहते हैं, जो रेशा आप जंतु से प्राप्त होते हैं। देखिए, पेड़ पौधा से प्राप्त हुआ तो आप क्या कह लिए बताइए, पेड़ पौधा को हम लोग पादप कहते हैं, इसलिए पेड़ पौधा से प्राप्त हुआ तो उसको हम लोग कह दिए पादप रेशा। ठीक है, लेकिन अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि जो रेशा जंतु से प्राप्त होगा, जंतु से, तो उसको क्या कहेंगे, जंतुओं से भी रेशा या धागा बनता है ना, कि ना बनता है, सब कोई जानते हैं बनता है, तो उसको लोग जानते हो रेशा कहते हैं। ठीक है, अगर सब कोई नहीं जानते हैं तो सब कोई एक चीज तो जरूर जानते हैं, सबसे ज्यादा जो हम लोग जानते हैं अपने एरिया में, जो हम लोग झारखंड में, वो जानते हैं कि भेड़िया के, भेड़िया 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 ना, भेड़ी ना, भेड़ी के बाल से ऊन बनते, तो सभी को लगभग देखे, भेड़ी के बाल से ऊन, बहुत लोग जो है घरों में चरखा से अथी कर देता है, ऊन बना देता है, भेड़ी के बाल से काट काट के बनाता है ना, बहुत लोग बनाते हैं। तो जो रेशा जंतु से, तो भेड़ी कौन चीज में आएगा बताइए, जंतुए में ना आएगा, तो जंतु में आएगा तो देखिए जानतो रेशा कहिएगा, क्या कहिएगा, जानतो रेशा। तो जो रेशा जंतु से प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो जानतो रेशा कहते हैं। देखिए, जब हम क्लास ले रहे होते हैं ना, तो आपको सारा चीज डीपली बताएंगे, जो प्रैक्टिस सेट होता है ना, वो कम समय में आपको मारना है। आप कितना याद किए हैं, जो रात्रि शाम के चल रहा है 7:30 बजे से डेली जुड़ करके, तो उसमें जो है आपको यहाँ पर क्या करना है, स्पीड में मारना है, क्योंकि कितना आप याद कर रहे हैं, कितना सही जा रहा है, उसी को यहाँ पर देखना पड़ता है। ठीक है, चलिए, ऊन प्राप्त किया जाता है, ऊन कैसे प्राप्त किया जाता है, ऊन देखे हैं ना, ऊन अभी ठंडा के दिन है, और ठंडा में तो सब कोई ऊन के चीज, यहाँ पर कंबल ओढ़े हुए हैं, तो कोई शॉल ओढ़े हुए हैं, तो कोई स्वेटर ओढ़े हुए, सब ऊन के रहता है। तो ऊन वाला के ऊन ना, ऊन प्राप्त किया जाता है, तो ऊन केकरा से प्राप्त होता है बताइए ना, जंतुए से ना होता है। तो कौन कौन जंतु ऊन देते हैं, तो भेड़, तो ये तो एकदम फिक्स चीज है, भेड़ देखते होंगे, भेड़ आप लोग जो यहाँ क्या करते हैं, तो भेड़ का ज्यादा उपयोग जो देखिएगा तो खेतों में उर्वरा बनाने के लिए, जब पाल जी लोग ज्यादा करके उसको कहते हैं भेड़ का काम करते हैं, तो वे क्या करते हैं यहाँ पर, तो भेड़ को लेके चलते रहते हैं, और कहीं कहीं पर रात्रि में बैठाते हैं, पैसा भी लेते हैं, जिससे जो भेड़ यहाँ अपशिष्ट पदार्थ छोड़ते हैं, वो क्या होता है, तो मिट्टी के लिए बहुत ही उर्वरा शक्ति होता है, बहुत ही उर्वरा होता है। तो जहाँ की मिट्टी अनउपजाऊ होती है ना, वहाँ पर भेड़ अगर 4-5 दिन बैठा दीजिएगा, तो मिट्टी वहाँ के क्या होता है, उपजाऊ बन जाता है। इसलिए भेड़ को बैठाया भी जाता है जमीनों पर ना, तो भेड़ से ऊन मिलता है। खरगोश देखिएगा, खरगोश के भी बाल देखिए, अब छोटका खरगोश ये ना कहिएगा, बड़ा बड़ा खरगोश ऐसा ऐसा है जरा जो है कि आप यहाँ पर ऊन निकलता है उससे, उसके भी बाल काटे जाते हैं, सजाए जाते हैं, और उसके भी ऊन से जो है
यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। याक, देखिए याक तो क्या है, ठंडा वाला जगह पर रहने वाला जंतु है और एकर तो बाल इतना होता है, देखिएगा पूरा कंबल तरी ढकल रहता है, ठीक है। याक ध्रुवीय जंतु ये कंबल तरी ढकल रहता है, अगर बाल काटिए तो बड्डी बाल निकलता है और एकर ऊन भी जो होता है बड़ा महंगा होता है और बड़ा गर्म रखता है, समझ गए। तो एकर मने क्या हो गया, भेड़ों से हमें मिल रहा है, खरगोशे से ऊन मिल रहा है, याकों से मिल रहा है, यानी एकर आंसर चल जाएगा सभी में, केकर में चल जाएगा, सभी हो जाएगा, ठीक है। का पवित्र धार्मिक ग्रंथ कौन है, ईसाइयों का क्या होता है आपको बताना, ठीक है। कुरान शरीफ, वेद, बाइबल या कोई नहीं। तो ईसाई का जो है पवित्र धार्मिक ग्रंथ वो है आपका बाइबल, क्या है आपका, बाइबल है, ठीक है। सिखों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ कौन है आपको बताना है, ठीक है। सिखों का जो होता है, सिख पंजाबी लोगों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ कौन है, कुरान तो आप समझ गए किसका है, वेद हिंदुओं का हो गया, बाइबल ईसाइयों का हो गया, और गुरु ग्रंथ साहिब जो है, देखिए एक बचा हुआ ऑप्शन, ये यहाँ पर सिखों का है, क्या है, सिखों का गुरु ग्रंथ साहिब है पवित्र, ठीक है। जैनियों का जैन जो होता है उसका पवित्र ग्रंथ कौन है, बाइबल, कुरान, रामायण, ये सभी आप जान गए, बाइबल भी जान गए किनका है, कुरान, रामायण। आगम सूत्र जो है वो जैनियों का पवित्र ग्रंथ है, एकदम देख लीजिएगा, यहाँ पवित्र ग्रंथ से एक प्रश्न पक्का हर समय पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, बौद्ध का पवित्र ग्रंथ कौन है, बाइबल, आगम सूत्र, जैन अवस्था या त्रिपिटक। तो बौद्ध धर्म किससे संबंधित है, त्रिपिटक से संबंधित है, ठीक है। पारसियों का पवित्र ग्रंथ कौन है, पारसियों का पवित्र ग्रंथ कौन है, बाइबल, आगम सूत्र और त्रिपिटक। अब जान गए, बाइबल ईसाइयों का, आगम सूत्र जैनियों का और त्रिपिटक बौद्ध का। अब बचा जेंदा अवस्था, तो जेंदा अवस्था जो है वो किसका है, पारसियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। झारखंड में कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं आपको बताना है। देखिए, आपको यहाँ पर झारखंड भी पढ़ना है, ठीक है। तो झारखंड भी धीरे धीरे आपके सारे किताब में मिल जाएंगे, तो झारखंड से भी पूछा जाएगा आपसे। झारखंड में कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं, सरहुल, कर्मा, सोहराई, टूसू, मंडा, सभी। तो देखिए, झारखंड में ये सभी पर्व मनाए जाते हैं, जितने आप नाम देख रहे हैं ये सब मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, पंजाब का प्रमुख पर्व कौन है, पंजाब का प्रमुख पर्व कौन है, सरहुल, ओणम, डांडी या बैसाखी। तो देखिए, पंजाब में कौन सी पर्व होता है, बैसाखी होता है, ठीक है। पंजाब का बैसाखी जो